नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने पूरे देश का हाल बेहाल कर रखा है और सबसे बड़ा दुख इस समय पूरे देश में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक पोस्ट को लेकर काफ़ी चर्चा है कि इंदौर में ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन के टैंकर को 2 घंटे खड़ा कर दिया जाता है और भाजपा के सांसद से लेके मंत्री से लेके विधायक उसको इवेंट बनाते हैं, उस पर फुग्गे लगाते हैं और उसके बाद जब उनका पूरा मीडिया में उनकी वाहवाही हो जाती है, कवरेज हो जाता है, उसके बाद वो गैस का टैंकर अपनी जगह पहुंचता है। सवाल सीधा सबसे पहले सलूजा जी आपसे ये है, लगातार मौतें हो रही हैं, पूरा देश चिंतित है, प्रदेश चिंतित है, ऐसे में इस तरह का इवेंट करना क्या उचित है? इससे अच्छा तो ये होता कि 2 घंटे की नाटक नौटंकी नेता नहीं करते और ऑक्सीजन समय पे उन मरीजों को पहुंच जाती तो कुछ जानें बच जाती। नरेंद्र जी। हरीश जी, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। अभी ऑक्सीजन को लेकर मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि 12 दिन के अंदर 46 से अधिक मौत हो चुकी है। इंदौर, भोपाल, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, सागर, उज्जैन और इंदौर में भी हमने गुर्जर हॉस्पिटल में 5 मौतें ऑक्सीजन की कमी से देखी है। शहडोल के अंदर कल रात को 22 मौतों की खबर सामने आई है। पल पल मरीज और अस्पताल इंतजार करते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन मिले। इंदौर में तो ये स्थिति है कि प्रदेश भर की स्थिति है, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ऑक्सीजन आती है तो अस्पतालों का दिन निकलता है, इंतजार करते हैं, चेतावनी दे देते हैं मरीजों को, यदि 2 घंटे में नहीं आएगी तो आपको आपकी बेड का इंतजाम कहीं और करना पड़ेगा, समस्या हो सकती है, आपकी जनहानि हो सकती है। और जब 1-1 मिनट का इंतजाम होता है और शिवराज सरकार ने एम्बुलेंस का दर्जा दिया है, अत्यावश्यक सेवाओं में लिया है। बड़ी शर्म की बात थी जब ये कार्यक्रम बना था और जैसे ये जनसंपर्क से जारी हुआ था तो सबसे पहले मैं ही था जिसने इस पर टिप्पणी लिखी थी कि स्वागत, ऑक्सीजन टैंकर का स्वागत। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इवेंट बना रहे हैं? कोई संवेदनशील व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता। अभी मातम का माहौल है, रोज मौतें हो रही है और जश्न, उत्सव, श्रेय, अभी श्रेय छोड़ दीजिए, आपने टैंकर बुलवाया हम मान लेते हैं, लेकिन कम से कम इस नौटंकी से बचिए। उसके बाद भी भाजपा के नेता गए, बधाई देता हूँ। उमेश शर्मा संवेदनशील व्यक्ति है, इनका फोटो मैंने नहीं देखा, गैर संवेदनशील जितने व्यक्ति थे सब पहुंच गए। और बड़ी शर्मनाक बात है कि यदि वो टैंकर को रोक के यदि वो ड्राइवर को हार पहना देते, वहां तक ठीक था। पूरे टैंकर को गुब्बारों से सजाया गया। आप समझ सकते हैं कि गुब्बारों से किसी चीज को सजाने में कितना समय लगता है। गुब्बारों को फुलाना पड़ते हैं, चिपकाना पड़ते हैं, उसके बाद बाकायदा नारियल फूटा, फोटो सेशन हुआ, सब ऐसे खड़े हो गए ऑक्सीजन के टैंकर के आगे जैसे ये ऑक्सीजन गड्ढा खोद के यही लोग लेके आए। अरे यदि आप श्रेय ले रहे हो तो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसकी जवाबदारी भी लो ऑक्सीजन की कमी से, और यश ले रहे हो तो अपयश भी लो। वहाँ फोटो सेशन कर रहे हो, पूजा पाठ करा रहे हो। बड़ी शर्मनाक बात है कि नेता लेट पहुंचे, पहले टैंकर रुका रहा, फिर प्लांट पे गया, जब तक खाली नहीं हुआ, जब तक ये नौटंकी नहीं हुई। पूरे देश में इंदौर शर्मसार हुआ है नेताओं की हरकत से। यह इशू जो है देश भर में चर्चित रहा है। कल देश भर से फोन आए कि इंदौर के नेता कितने असंवेदनशील है, भाजपा के नेता के इवेंट के बगैर क्या राजनीति नहीं कर सकते। पूरी तरह से आप देखें, भाजपा के नेता मैदान से गायब हैं लेकिन इवेंट के रूप में सामने आ जाते हैं। आज हमारे संजय शुक्ला गली गली घूम रहे हैं, अस्पताल घूम रहे हैं, लेकिन संजय शुक्ला को बाद में जाऊंगा। पहले उमेश शर्मा से पूछ लूं, जो कृत्य उनकी पार्टी ने करा है पूरे देश में वायरल हो रहा है वीडियो। उमेश शर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप बताइए कि जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह 30 टन ऑक्सीजन इंदौर आई, उसका स्वागत किया गया, फुग्गे लगाए गए, आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके पार्टी के अध्यक्ष सब खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं आप ये इवेंट के माध्यम से कि 30 टन ऑक्सीजन आ गई तो मतलब पूरा इंदौर की व्यवस्था ठीक हो गई, कई लोग बचा लिए आपने? इससे अच्छा तो उमेश शर्मा ये होता कि सबसे तत्काल जैसे ही वो ऑक्सीजन गैस का टैंकर आया तो सबसे पहले खाली करा के, सबसे पहले जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी वहां ऑक्सीजन पहुंच जाती, बनिस्पत फोटोबाजी से और मीडिया से दूर होते आपके पार्टी के नेता। आप सही मानते क्या इसको उमेश जी?
हरीश जी, मैंने इस विषय को लेकर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी से और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी से, दोनों से आज प्रत्यक्ष रूप से जाकर रेसिडेंसी पर भेंट करी थी और इस विषय को उनसे समझा भी था। मैंने कहा कि ये जो समाचार माध्यमों में आ रहा है, इसके पीछे का सत्य क्या है, और दोनों ही नेताओं ने मुझे बहुत प्रमाण पूर्वक और आग्रह पूर्वक ये समझाया है कि जो टैंकर वहां पर आया था उसके निर्धारित समय आने का 10:30 बजे था। वो टैंकर 10:10 पर वहां पर आ गया था। और चूंकि हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम लोगों को लगता है कि अंततः कितना भी बड़ा संकट होगा, ईश्वर से अगर हम अंतःकरण से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ खड़ा होगा और हम सबका संबल बनेगा। और जो मंत्री जी और गौरव रणदीवे जी, नगर अध्यक्ष जी और तुलसी सिलावट जी, दोनों ने मुझे बताया कि 3 से 5 मिनट के भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। सीधे उस टैंकर को वहां पर ले जाएगा जहां पर रिफिलिंग होनी थी और वहां पर जाकर सिलेंडर भरवाए गए हैं। कोई बहुत ज्यादा प्रक्रिया में समय नहीं लगाया है। चूंकि प्रभु के प्रति एक हमारी सबकी कृतज्ञता का भाव होता है, हम सबको लगता है कि अंततः चलिए। ईश्वर ही है जो इस संकट में हमारा साथ देगा। और चलिए। ईश्वर की कृपा थी, देवी कृपा थी कि वो टैंकर के चालक ने इतनी मुस्तैदी और प्रतिबद्धता के साथ चलिए। ग्रीन कॉरिडोर जैसी व्यवस्था के अंतर्गत वो लेकर आया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी। चलिए, इसको मान लिया। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा चलिए, प्रचारित आपने- करा चलिए, गया। उमेश जी। बहुत ज्यादा समय में जी। चला गया, या आधा पौन घंटे तक वहां कोई इवेंट करा गया, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं था। 3 से 5 मिनट तक एक श्रीफल फोड़ा गया, ईश्वर को धन्यवाद दिया चलिए, और बहुत बढ़िया। दौरानी वो टैंकर वहां से रवाना कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे उमेश। लग रहा है कि हरीश जी विषय वास्तव में चलिए। इससे भी बचा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जी। फिर मैं आपकी बात नहीं, सुनूंगा। उमेश जी मैं आऊंगा। इससे भी उमेश जी बचा जाना पर चाहिए। आपने जो आपने बात इससे भी बोली, बचा जाना चाहिए। उमेश जी मेरे सीधा सवाल का सीधा हरीश जवाब जी, देंगे? नहीं, नरेंद्र हरीश जी जी। आऊंगा। नहीं, नरेंद्र जी आऊंगा आपके पास। पहले उमेश जी ने जो बात करी कि ईश्वर नहीं, को उमेश सब जी लोग की बात मानते का हैं। जवाब दे दो सिर्फ नहीं एक नहीं नहीं, सेकंड में, मैं एक सेकंड में। नरेंद्र जी पहले तो आप 2 मिनट आप मानिए कि ये पार्टी फोरम नहीं है। मेरे को एक सवाल तो कर लेने दीजिए, सवाल करने का मेरा है। उमेश जी, आपने कहा कि चूंकि हम ईश्वर को मानते हैं और इस समय सब ईश्वर जो कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर की शक्ति के आगे सब लोग, हम लोग सब फेल हैं, ये मानते भी हैं। पर मेरे को एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए उमेश शर्मा जी, क्या इंदौर शहर में ये ऑक्सीजन पहली बार आई थी जो आपने नारियल फोड़ दिए, आपने गुब्बारे लगा दिए? क्या इसके पहले आज तक ऑक्सीजन नहीं आई? 15 से 20 दिन से हमारे इंदौर के हालात खराब हैं, तो क्या इस 15-20 दिनों में कोई भी ऑक्सीजन का कोई भी टैंकर इंदौर नहीं आया था? तो इसमें ऐसा क्या हो गया था कि इस टैंकर को लेकर के आपको पूजा अर्चना करना पड़ी? ये कैलाश विवर्गी का श्रेय वाला टैंकर था ना हरीश जी। बोलिए ना उमेश जी। कैलाश विवर्गी का हरीश जी। श्रेय वाला टैंकर था। 80-90 टन रोज लगती है, ये तो 30 ही टन आई थी। चलिए। तो 3000 टन नहीं आ नरेंद्र रही थी जो जी, क्रेडिट ले नरेंद्र रहे जी, हैं। 3000 टन जवाब- नहीं, सिर्फ नरेंद्र जी। 30 टन आई थी, 90 टन रोज लगती है। नरेंद्र जी, कमलनाथ जी भेजेंगे तो भी आपको श्रेय मिल जाएगा। पर मैं तो कह रहा हूं उमेश जी जवाब देना जो सवाल मैंने करा। नहीं हरीश जी, मैं तो जवाब देना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि संभवतः प्रश्न आपने मुझसे किया था हाँ, और बीच बिल्कुल, में आपसे चूंकि ही करा। नरेंद्र जी ने अवरोध खड़ा कर दिया तो जी, जी। मैंने उनको भी धैर्यपूर्वक सुना। और मेरा स्वभाव है, मैं सभी को धैर्यपूर्वक सुनता हूँ। हाँ, आप तो सवाल- हरीश जी, इतनी बड़ी मात्रा में मुझे लग रहा है कि इस 5-7 दिन की अवधि में जो क्राइसिस खड़ी हो रही थी, जो भयावह संकट जैसा सामने दिखाई दे रहा था, जैसा नरेंद्र जी ने कहा, मैं उनकी एक बात से सहमत हूँ कि कुछ इंदौर के हॉस्पिटल भी ऐसे थे जहां ऑक्सीजन की कमी आती थी। और गूसर हॉस्पिटल और आरके हॉस्पिटल में तो मैं स्वयं भी प्रत्यक्षदर्शी हूँ, चक्षुदर्शी हूँ कि वहां मरीजों को कहा गया था कि 2 घंटे बाद क्राइसिस आ सकती है। तो ऐसे संकट के काल में चूंकि 30 टन ऑक्सीजन एक साथ आई थी, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता थी और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए केवल एक प्रतीकात्मक रूप से ऐसा करा था। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि इससे भी बचा जाए। नरेंद्र जी, शुरू- आपकी जी। तमाम पार्टी के नेता घरों से नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ संजय शुक्ला मैदान में दिख रहे हैं। और यहां तक कि कमलनाथ भी यही कहते हैं कि संजय शुक्ला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी जो प्रदेश के आपके विधायक हैं, पार्टी के नेता, वो सिर्फ उनकी पोस्ट दिखती है कि हमने इतने लाख रुपए विधायक निधि से दे दिए हैं, पर मैदान में आपके पार्टी के नेता बाकी विधायक गायब हैं। तो क्या संजय शुक्ला को आदर्श बनाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? तो हरीश जी, पहले मैं उमेश शर्मा जी की एक पुरानी जो बचा सवाल है उसका जवाब दे दूं। इंदौर में 80-90 टन ऑक्सीजन लगती है और उस दिन सिर्फ 30 टन ऑक्सीजन आई थी। ये ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर की जो पूजा और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आपको बता दूं मेरे पास फोटोग्राफी प्रमाण है। तुलसी सिलावट जी जूते पहन के पूजा कर रहे थे, जूते पहन के नारियल फोड़ रहे थे।
कितना इनका ईश्वर में विश्वास है। सारे चित्र मेरे पास सब जूते पहन के पूजा पाठ चल रहा था, सिर्फ नाटक नोटंकी थी, इवेंट था, फोटो करना थे, जूते भी किसी ने नहीं उतारे। क्या इनकी श्रद्धा है। दूसरा, आपने संजय शुक्ला की बात करी तो मैं आपको बता दूं, संजय शुक्ला इंदौर के लिए उदाहरण है, भोपाल के लिए पीसी शर्मा, आरिफ मसूद उदाहरण है, जबलपुर के लिए विवेक तनखा, तरुण भानोत उदाहरण है। हमारे हर जिले में कमलनाथ जी ने जो बात कही, मेरे पास पूरा इंटरव्यू उनका, संजय शर्मा से लेकर तमाम विधायकों की बात करी उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हमारे विधायक काम कर रहे हैं और हमारे विधायक सिर्फ राशि नहीं दे रहे हैं। आप भोपाल में देखिए सड़कों पे घूम रहे हैं पीसी शुक्ला, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद घूम रहे हैं। आप देखिए कि विवेक तनखा जी ने टैंकर के 2-2 ट्रक बुलवाए, तरुण भानोत खुद देने गए। नकुल नाथ देखे तो छिंदवाड़ा के अंदर ऑक्सीजन बुलवा रहे हैं, रेमडेसिविर बुलवा रहे हैं, टेमी फ्लू, फेवी फ्लू बुलवा रहे हैं। तो लगातार सारे विधायक लगे हुए हैं। संजय शुक्ला की बात करें, इंदौर में विशाल पटेल ने 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, सज्जन वर्मा जी घूम रहे हैं, जीतू पटवारी घूम रहे हैं। तो लगातार सारे नेता घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे कांग्रेस, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता का आप बता दें, इंदौर का भाजपा के एक भी विधायक या नेता आपको मैदान में दिख रहा है कहीं? अरे कितनी शर्मनाक बात है कि रमेश मेंदोला के पास एक आदमी 5 नंबर का आता है तो रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया को चिट्ठी लिख देते हैं कि इनकी मदद करो। एक तो नरेंद्र जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, पर मैं सवाल ले लूं उमेश जी। नरेंद्र जी ने तो आरोप लगाया है, चूंकि नरेंद्र जी कांग्रेस में विपक्षी पार्टी है तो उनका काम है आरोप लगाना। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपके जो भाजपा के नेता हैं उनकी सबकी माहिती हो गई इवेंट करने में, किस तरह मीडिया में छाना है सिर्फ वही कर रहे हैं। जमीनी अगर बात करूं तो सारे नेताओं को मैं अभी आपको चैलेंज से कहता हूं कि अभी किसी भी पार्टी के विधायक को, मंत्री को आप फोन लगा लीजिए और उससे पूछिए कि क्या मुझे बेड दिला पाएंगे, रेमडेसिविर दिला पाएंगे, तो फोन सुन लेंगे, तो फोन उठाएंगे नहीं। अगर फोन उठा लिया तो बोलेंगे हम आपको जवाब देते हैं, 2 दिन तक वो भूल जाएंगे कि किसी ने फोन भी करा था बेड के लिए और रेमडेसिविर के लिए। ये हालात हैं। अगर नहीं तो आप अभी लगा लीजिए या मैं लगा लेता हूं दूसरे नंबर से और आप सुन लीजिएगा। तो वाकई में भाजपा के नेता गायब है, मैदान छोड़ चुके हैं। वो बार बार यही बात करते हैं कि पूरे देश के हालात ही ऐसे, तो हम क्या करें। तो ये बोलने से तो क्या अपनी जवाबदारी से पीछे हट जाएंगे आप लोग? ठीक है हरीश जी, अब मैं जवाब दूं। बिल्कुल। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं अपेक्षा करता हूं कि 1.5-2 मिनट आप दोनों मित्र मुझे धैर्यपूर्वक सुनेंगे। बिल्कुल। एक तो बहुत गंभीर आरोप नरेंद्र जी ने लगाया है कि कुशाभाऊ ठाकरे परिवार के जो दोनों भतीजे हैं वो इलाज के अभाव में भरे हैं। मेरे पास आज सुबह संगीता ठाकरे जी है, शैलेश ठाकरे जी का जो निधन हुआ है उनकी धर्मपत्नी है, श्रेयस ठाकरे की माता जी है। संगीता ठाकरे जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि उमेश जी, हमारे पति को पर्याप्त रूप से इलाज प्राप्त हुआ है, जिन वैक्सीनेशन की जरूरत थी वो वैक्सीनेशन लगाए गए हैं। इंदौर के जो बेहतरीन चेस्ट फिजिशियन थे उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन किया, इंदौर के जो बेहतरीन डॉक्टर मेडिसिन थे उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन कराया, अस्पताल में जो श्रेष्ठतम उपलब्ध उपचार हो सकता था वो उनको उपलब्ध कराया। और ये उमेश शर्मा नहीं कह रहा है, ये संगीता ठाकरे जी कह रही है। संगीता ठाकरे जी कौन है? जो शैलेश ठाकरे जी दुर्भाग्य से दिवंगत हो गए उनकी धर्मपत्नी है। श्रेयस ठाकरे जी और संगीता ठाकरे जी से मेरी सुबह बात हुई है। उन्होंने कहा है कि चाहे माननीय सुमित्रा महाजन जी हो या मोगे जी हो या भाजपा के नगर अध्यक्ष जी हो या भारतीय जनता पार्टी के जिस भी व्यक्ति से हमने बात की है, तत्काल उसने उस समय हमारी मदद करी है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि ठाकरे जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों दलों से बहुत ऊपर उठकर उनका व्यक्तित्व था और वो दोनों ही दलों के लिए मुझे लगता है सम्मानित है। तो कम से कम ठाकरे परिवार पर राजनीति नहीं करी जानी चाहिए। और अगर किसी को किसी प्रकार की आशंका है, संगीता ठाकरे जी का नंबर मैं उपलब्ध करा दूंगा, सीधे उनसे बात कर सकता है। एक ये विषय समाप्त हुआ। दूसरा हरीश जी, जो आपने कहा है, 2 प्रश्न थे आपके। एक आपने संजय शुक्ला जी का प्रश्न नरेंद्र जी से लिया, नरेंद्र जी ने अपने नेताओं के बारे में जवाब भी दिया है। मैं अपने पक्ष का प्रतिपादन करता हूं। संजय शुक्ला जी जो कर रहे हैं, जिस दिन वे शुरू दिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए थे, पीपीई किट पहन कर गए थे, मैंने सबसे पहले वीडियो जारी करके धन्यवाद कहा था और मैंने कहा था कि संजय जी, आपने एक संजय सेतु का निर्माण कराया, मरीज का और परिजनों का जो संवाद नहीं हो रहा था वो संवाद आपने स्थापित कराया। मैंने उस कदम को सैल्यूट करा था। जीतू पटवारी जी ने एक सकारात्मक बयान दिया था रामेश्वर पटेल जी की अंत्येष्टि के बाद चलती गाड़ी में से, मैंने अपनी फेसबुक वाल पर जीतू पटवारी जी का अभिनंदन करके उसको उद्धृत करा था। कल विशाल पटेल जी ने सदाशयता बताई, 2 करोड़ रुपए विधायक निधि के दिए, 50 लाख रुपए स्वयं की तरफ से देने का संकल्प करा। मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर विधायक विशाल पटेल जी का अभिनंदन करा है और उसके लगभग 500-400 शेयर भी हुए हैं। मैं इस समय दलीय भावना से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। जहां तक संजय शुक्ला जी की बात है, मैं उनका कतई भी आलोचक नहीं हूँ। पर आप बताइए हरीश जी,
क्या ब्लैंक चेक देने से रेमडेसिविर की व्यवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या इसको राजनीतिक प्रहसन नहीं माना जाएगा? केवल 200 बेड का हॉस्टल, पलंग और बिस्तर दे देने से क्या इसको हॉस्पिटल में बदला जा सकता है? यह संभव नहीं है। यहां तक भी ठीक था, आप प्रयास करते रहे। आज आपने 4 कदम बढ़कर आपने उठाकर प्रेस क्लब में धार धार रोना शुरू कर दिया। आपने उठाकर एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। आपके आत्मदाह कर देने से अगर इंदौर से कोविड समाप्त होता है तो मैं संजय शुक्ला जी के साथ उसी घासलेट को डालकर मर जाऊंगा जो वो मरना चाह रहे। इससे कोई समस्या हल होती है क्या? ये राजनीतिक बयान होते? ऐसा किया जा सकता है क्या? 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था, मैंने तत्काल उस पर आपत्ति करी कि संजय भाई, आप एक श्रेष्ठतम नौजवान नेता हैं। आत्मदाह कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, और आपके आत्मदाह करने से अगर ये समस्या का समाधान हो जाता है तो ये दधीची की भूमि है जो हड्डियों का दान कर देते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा। अब आज उन्होंने एक नया बयान जारी कर दिया। आज उन्होंने बयान जारी करा के मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे वेतन से नर्सें रख दूंगा। अरे नर्सें कोई अपने टेबल्स के बस कंडक्टर और ड्राइवर की तरह नहीं होती है जो बदली पे रख दी जाए। ट्रेन फोर्स होता है पैरामेडिकल का, और क्यों उन 3 नर्सों को निलंबित और बर्खास्त करा, इस बारे में भी आपको जानना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। आप लगातार प्रशासन का, जिला प्रशासन का, मेडिकल फोर्सेस का, पैरामेडिकल फोर्सेस का मनोबल गिराने वाली बयानबाजी कर रहे। ये तो आज उन्होंने कहा कि वेतन दे दूंगा। मैंने उनको सुझाव दिया है और अभी आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दे रहा हूं। आप तो ऐसा करिए, आपके पास बहुत सारी धन संपदा है, अब बार बार ब्लैंक चेक निकाल देते, बार बार कहते हैं कि मैं इसको पैसे दे दूंगा, उसको पैसे दे दूंगा। आप तो डायरेक्ट यमराज से कॉन्ट्रैक्ट करवा लीजिए किसी। आपके पास तो प्रशांत किशोर है, आपने एक मीडिया इवेंट मैनेजर ऑर्गेनाइज कर रखा है इस आपदा काल में। वो इवेंट मैनेजर जो है, जैसा आपको नचा रहा है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप तो डायरेक्ट यमराज को भेजे से ही फायर कर लीजिए और उससे कहिए कि इंदौर के नागरिकों की जान बचाना है, और तब तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए जब तक महापौर का चुनाव नहीं हो जाए। चलिए। इस समय किसी भी जनप्रतिनिधि को गैर जिम्मेदार आचरण से बचना पड़ेगा। चलिए उमेश जी, अपने सवाल पार्टी के नेताओं की बात आखिरी बात आ गई जी जो जी रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात, सारे लोग अपनी भूमिका निभा रहे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। पेड़ दिलाना किसी के बस में नहीं है, और वो इसलिए नहीं है हरीश जी कि हम ये मानते हैं कि सभी मरीज जो है उनको प्राथमिकता के आधार पर किसको आवश्यकता है वो चिकित्सक निर्धारित करेगा। उसमें राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मंत्री फोन नहीं करता है, इसलिए सांसद फोन नहीं करता है। अनावश्यक रूप से आप एक कतार तोड़कर रेमडेसिविर की व्यवस्था कराएंगे तो ये कदाचारण माना जाएगा। अच्छा। आप कतार तोड़कर राजनीतिक रसूख का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये कदाचारण माना जाएगा। उमेश जी, आवश्यकता है। चलिए उमेश जी, चलिए उमेश जी, अब आप ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई नेता हस्तक्षेप करके अगर किसी को रेमडेसिविर दिलाया, किसी को बेड दिलाएगा, तो जो वाकई में लोग परेशान हैं उनके साथ सही व्यवहार नहीं माना जाएगा नेताओं द्वारा। मैं प्रमाण दूं आपको कि आपके पार्टी के सांसद, नेता, मंत्री किन किन लोगों का एडमिशन करा रहे हैं। वो कौन फाइनेंसर है भारतीय जनता पार्टी में चंदा देते हैं, उनका एडमिशन हो रहा है, उनको रेमडेसिविर मिल रहा है। आपको लिस्ट ला के दूं मैं, आप जाइए मेरे साथ चलिए कौन कौन अस्पताल में। एक आम आदमी को बता आपका नेता नहीं कर रहा है, पर जो जिसकी नजदीक है, जिस उद्योगपति से है, उसके लिए आपका मंत्री भी खड़ा है, उसके लिए आपका सांसद भी खड़ा है, उसके लिए आपका विधायक भी खड़ा है। आपको दूं, आप चलिए मेरे साथ, प्रमाण देता हूं आपको। आप इस तरह से बात मत करिए कि अगर कोई नेता अगर किसी के लिए कहेगा तो वो ये उसके साथ इनजस्टिस होगा जो आम आदमी है। हरीश जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है, और मैं भी इस समय ये भूल जाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं आपके सुर में कहता हूं कि अगर आपके पास इस प्रकार का प्रमाण है कि किसी फाइनेंसर का मंत्री ने या अध्यक्ष ने या पदाधिकारी ने या सांसद ने किसी फाइनेंसर का या रसूखदार का एडमिशन हॉस्पिटल में कराया, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है, आप सूची प्रमाणित करिए, चेहरे उजागर होने चाहिए, अब सब सामने आइए ना। इस संकट काल में मुझे लग रहा है कि हम लोग राजनीतिक मतभिन्नता और दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर बात करें, और जो सच है उसके साथ इस शहर को खड़ा होना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रहा है तो समाज के सामने उसका चेहरा लाना चाहिए। और हरीश जी, आपके पास प्रमाण है तो आपको अपने चैनल पर प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे प्रमाण की आवश्यकता चलिए, वो अग्रवाल कौन थे? मेरा कोई नेता वो बॉम्बे हॉस्पिटल में वो अग्रवाल कौन थे? तो आप प्रमाण उजागर करिए। उमेश जी, वो एक, हाँ नरेंद्र जी बोलिए। हरीश जी, मेरे करीब 100 से अधिक परिवार के लोग, रिश्तेदार, परिचित, दोस्त यार अस्पतालों में भर्ती हैं।
मैं उमेश जी को कहता हूं कि मैं उनकी सूची दे देता हूं, 100 रेमडेसिविर तो नहीं, 2 रेमडेसिविर ही दिलवा दीजिए प्रशासन से, अस्पताल में ही दिलवा दीजिए, उन मरीजों को ही दिलवा दीजिए। अरे आप मैंने कह कब रहे कहा कि मैं हैं दिला सकता हूँ? अरे मैंने आपको कहा नहीं कि मैं दिला सकता हूँ। नहीं, नहीं। मैंने कब कहा कि मैं दिला सकता हूँ? मेरा उमेश कहना शर्मा जी, है, अब मेरी बात सुनिए। अच्छा नरेंद्र जी, वो उमेश जो शर्मा जी, ये सही 100 कहा लोगों की हरीश जी सूची ने। है नरेंद्र जी, सारे फाइनेंसर उद्योगपतियों के लिए बेड के लिए आपके नेताओं के फोन जा रहे हैं। आम आदमी आपको कांग्रेस के भटकता प्रवक्ता है, आपको सूची जारी करना चाहिए। आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के समन्वय में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन उमेश जी। चेहरों को, उन नामों को उजागर करना चाहिए। अच्छा उमेश जी आप सुन तो लीजिए, बैठे हैं, उमेश भाजपा जी, का नेता होने के उमेश बाद जी इस तरह चिल्लाने उजागर से, करें तो आपको किस बात का डर है? उमेश जी बात सुन लीजिए, आप इतना हरीश जोर जी, से बोलेंगे सच्चाई हरीश जी, छुपेगी नहीं, नरेंद्र को बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए, सुन तो लीजिए, सुनना भी नहीं चाहते हैं आप। हरीश जी। जी, उमेश शर्मा जी भी समझदार है और हर आदमी समझदार है कि इस बातों के प्रमाण नहीं होते कि आप किसी के बेड के लिए अस्पताल फोन आओगे तो अस्पताल वाला आपका प्रमाण रखेगा, आपकी कॉल डिटेल रखेगा, आपकी फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल के बताएगा। अस्पताल वाले खुद बताते हैं कि भाजपा नेता आम आदमी के लिए नहीं आ रहे, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, फाइनेंसरों के लिए फोन आते हैं, दवाओं बनाते हैं और इंजेक्शन भी उपलब्ध कराते हैं। आम आदमी तो मर रहा है, ये खुद अस्पताल के मालिक लोग, संचालक लोग बता रहे हैं, डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि दिन भर भाजपा नेता सिर्फ नजर आते हैं तो अपने फाइनेंसर मित्रों के लिए। इसका क्या प्रमाण होगा? ये कोई प्रमाण वाली चीज है? अरे आप देखें क्या स्थिति इंदौर में। मैं तो एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं पूरी भाजपा को चुनौती देता हूँ। मैं तो मेरे रिश्तेदार भर्ती में सूची देने को तैयार हूँ। एक रेमडेसिविर तो उपलब्ध करा दो, एक बेड उपलब्ध करा दो। मेरे परिवार में एक महिला सीरियस पड़ी है, आईसीयू का बेड चाहिए, उसकी क्रिटिकल पोजीशन में 3 दिन से कोई भी अस्पताल आईसीयू बेड नहीं दे रहा है। अरे चलिए। उमेश जी, हम तो रोज बेडों के लिए मारामारी कर रहे हैं, हम जान रहे हैं स्थिति। मैं जवाब देना चाहूंगा हरीश जी। जी आप जवाब दीजिए। और उमेश जी पहले एक सवाल ले लूं आपसे, जी, आपसे सवाल, लीजिए। मैं सवाल लूं कि नहीं, बता दीजिए पहले आपसे। क्या है और भारतीय नहीं, आप सवाल पूछना आपका अधिकार है हाँ, और आप जो तो अधिकार का हम लोग उमेश सब जी, सम्मान करते हैं। उमेश जी आपने अभी कहा कि विशाल पटेल ने अच्छा कार्य करा तो मैंने वीडियो जारी करा, जीतू पटवारी ने कहा कि हमको इस दौर में सब मिलकर लड़ना चाहिए तो आपने उनका वीडियो भी जारी कर दिया, खुद शेयर भी करा और आपने कहा कि अच्छी पहल है। संजय शुक्ला को भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आप मेरे से सूची जारी करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं, अगर आपके नेता वाकई में सड़क पर हैं और कोरोना को लेके लोगों की मदद कर रहे हैं तो वो सूची जारी कर दें। मेरा कहना है कि हम विधायक क्यों चुनते हैं, मेरा कहना है विधायक क्यों चुनते हैं। मैं तो इस चैनल के माध्यम से आम जनता को अपील करता हूं कि यह समय है आपको आजमाने का कि आपका कौन सा विधायक, कौन सा पार्टी का अध्यक्ष, कौन सा मंत्री आपकी कितनी मदद कर पा रहा है। ये सिर्फ कह भर देने से कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, बेड नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, आपको व्यवस्था करना होगी। क्यों चुनता आदमी विधायक, क्यों चुनता सांसद, क्यों मंत्री को जिम्मेदारी मिलती है? यह सुनने के लिए कि हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम बेड नहीं दिला सकते हैं। जारी करिए, बताइए आप किसकी मदद कर रहे हैं, आपके नेता किस किस की मदद कर रहे हैं, सूची आज जारी कर दीजिए। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं आपको। मैं जवाब दूं हरीश जी? जवाब हरीश जी, तथ्यात्मक मैं जवाब दीजिएगा, दूं? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। जवाब दूं हरीश जी? जी 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 दीजिए। एक तो आप धैर्य रखिए, आपको मैंने कभी इतना आवेशित होते नहीं देखा और चूंकि स्वाभाविक रूप से शहर का संकट है इसलिए आपका भी आवेशित होना स्वाभाविक है। एक तो हरीश जी, मैं निवेदन ये करता हूं कि वास्तव में संकट का समय है। मैं 1-1.5 मिनट का समय लूंगा, आप प्लीज सुनिएगा, मैं कितने शांति से आप दोनों को सुनता हूं। पर आपसे निवेदन है, मैं आपको 2 मिनट दूंगा उमेश जी, मैं 2 मिनट दूंगा, पर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो ताजा हालात है आप सीधी बात करिए, जलेबी इमरती मत बनाइए। अपनी पार्टी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है पर तथ्यात्मक बात करिए। हरीश जी, मैं ना इमरती बनाऊंगा ना घेवर बनाऊंगा। जो आपने मुझे भेल परोस के दी है उस भेल को यथावत रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। एक तो रेमडेसिविर, उसके बारे में मैंने पहले भी फेसबुक लाइव पे कहा था, मैं बहुत लंबे में नहीं जाऊंगा। रेमडेसिविर इंस्टीट्यूट होता है 14-15 दिनों में, वो समय अब आया है। एक समय रेमडेसिविर जो है इंदौर के मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था,
उसकी मांग कम हो गई थी, कंपनियों को घाटा हुआ। स्टॉकिस्टों ने कहा कि माल वापस उठाइए, कंपनी ने माल वापस उठाया, करोड़ों का घाटा हुआ, कंपनी ने प्रोडक्शन घटा दिया और उसके बाद जब एकदम से मांग बढ़ी तो कंपनी ने जो उठाया हुआ माल था उसको वापस भेजा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का भेजा। और चूंकि नया माल जो था रेमडेसिविर का बहुत नया अच्छा। इंजेक्शन जो पाउडर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 14 दिन इंस्टीट्यूट करा जाता है, वो समय अब पूरा हुआ। तो अब धीरे धीरे उसकी आपूर्ति हो रही है। एक बात, हरीश जी, बेड की संख्या जितनी है उससे अधिक बढ़ाने का प्रयास करा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सकारात्मकता ये है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के अंदर जो नया कोविड केयर सेंटर बन रहा है, मैं खुद अभी वहां पर होकर आया हूं, मैंने उसका फेसबुक लाइव करा, उसमें कहीं मेरा फोटो नहीं है, मैं इस सारे प्रोपेगेंडा से बचता हूं, जनता की जानकारी के लिए डाला। तो मुझे लग रहा है कि कल से सुखद परिणाम आएंगे कि 200-500 मरीज कल शाम तक या परसों से वहां पर भर्ती होना प्रारंभ हो जाएंगे। निश्चित रूप से संकट का समय है। एक आपने मुझे चुनौती दी है कि मैं अपने नेताओं के वीडियो जारी करूं कि कौन कौन इस समय मैदान में उतरा हुआ है। तो मैंने तो अनेकों वीडियो देखे हैं हरीश जी, और अब इस समय तो मेरे पास कोई माध्यम सूची नहीं की कि मैं बात उन्हें कर जारी रहा हूं करूं। उमेश जी, मैंने जिनको मदद महकामा को भी आपके नेता कर रहे हैं। मैं सुन लीजिए हरीश जी, 2 मिनट नहीं, में मेरा आपने समय सवाल किया, 1.5 आप मिनट सवाल हुआ है। आप सवाल 2 मिनट मैनिपुलेट दिए, कर रहे हैं 30 मेरा सेकंड बचे, 30 मेरा सेकंड बचे सवाल हैं, 30 मैनिपुलेट कर सेकंड रहे बचे हैं मेरे हैं पास, आप। मैंने 30 आपसे सेकंड बोला बचे कि हैं। आपके नेता 30 सूची जारी सेकंड करें बचे हैं। कि वो किसको रेमडेसिविर दिला रहे हैं, किसको बेड दिला रहे हैं। सारे भाजपा के नेता मैदान में, हम किसी को रेमडेसिविर दिलाने की गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दिला सकते हैं। जो चिकित्सक प्राथमिकता दे रहे हैं और जो जिला प्रशासन की व्यवस्था है, हम उस प्रशासन को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, उस व्यवस्था को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, और उस वो व्यवस्था जो के अंतर्गत कर अच्छा रहे हैं। तो उमेश जी, मैंने तो- चलिए उमेश जी, मान लिया नरेंद्र जी मैंने। ने कहा कि कोई अच्छा, प्रमाण मान चाहिए, लीजिए, भर्ती मान कराने लिया का, तो उमेश जी प्रमाण बता नहीं दीजिए। होता है तो फिर इस तरह के सतही आरोप लगाना भी नहीं नहीं चाहिए। नहीं, आप जब बता आपके पास दीजिए। प्रमाण नहीं है तो फिर आरोप इंदौर क्यों के लगा रहे थे? अंदर सुन अरे लीजिए भाई, तो प्रमाण दीजिए। भाई साहब, मेरी बात सुन तो लीजिए। प्रश्न मेरा, रेमडेसिविर की जी। कालाबाजारी हो रही है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? अब आप बोल दीजिए, उसमें भी हमारा लेना नहीं है। आप रेमडेसिविर दिला नहीं सकते, वहां स्थिति खराब है, कालाबाजारी हो रही है। क्या आपको नहीं पता कितने बिक रहा है रेमडेसिविर? नहीं देखा, हमारा अपना नहीं देखा। राज मेडिकल स्टोर के ऊपर तालाबंदी करी गई है, उसके ऊपर हमने करा। कल भी हमने बारोड हॉस्पिटल के 2 लोगों को पकड़ा। इसके पहले चलती मीटिंग में इंदौर के जिला कलेक्टर ने उठाकर FIR दर्ज कराई थी। एप्पल के गतिका मेडिकल को सील करा गया। जैसे ही ऐसे नरपिशाचों की जानकारी आती है तो ऐसे नरपिशाचों की गर्दन नापने में हम कतई पीछे नहीं है। चलिए। है ना जिला प्रशासन पीछे, ना सरकार पीछे, पर जानकारी आएगी वैसे ही तत्काल कार्रवाई की चलिए, जाएगी। नरेंद्र जी। तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। चलिए, नरेंद्र जी को समझ हरीश दो। जी। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, मेरा हरीश प्रश्न जी, सुन लीजिए। अभी- नरेंद्र जी, प्रश्न सुन लीजिए। जी। रेमडेसिविर की लगातार कालाबाजारी हो रही है। उमेश शर्मा नहीं मानेंगे। 2-4 आपने पकड़ लिए तो वाहवाही चाहिए इन लोगों को कि हमने पकड़ लिए और हमने सब कुछ कर दिया, प्रशासन ने बहुत बड़ा काम कर दिया, पुलिस ने बड़ा काम कर दिया। अभी भी जो आपके खुद के परिचित होंगे वही बता देंगे कि 10,000, 15,000, 20,000 में रेमडेसिविर लेकर ही हम जान बचा रहे हैं। उसकी दिक्कत ये हो रही है, जिसकी जान बच रही है वो कह रहा है कि मैं पैसे देके जान बचाऊं कि उस आदमी को खुलासा करूं जो इतना महंगा रेमडेसिविर दे रहा है। उस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है और वो खैर न शासन मानेगा न प्रशासन मानेगा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी लगातार हो रही है। तो पहली बात तो क्या रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं हो रही नरेंद्र जी? बहुत बगैर आरोप लगाए, सीधी सच्ची बात और सीधा उत्तर दीजिए नरेंद्र जी। मेरे पास तो वो प्रमाण है, वो ऑडियो है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेमडेसिविर और बेड के 60,000 रुपए दलाल लोग खुलेआम बोली लगा रहे हैं और उपलब्ध करा रहे हैं। उसके प्रमाण है। आज प्रजातंत्र अखबार ने वो छापा भी है, पूरे प्रमाण है मेरे पास, पूरे ऑडियो विद प्रूफ है। दूसरी बात, आप देखें भोपाल के हमीदिया में 850 रेमडेसिविर चोरी चले गए जो संजीवनी है, जीवन रक्षक है। आप देखें इंदौर के अंदर रोज रेमडेसिविर की कालाबाजारी की बात सामने आ रही। आप कम कीमत लगा रहे हैं हरीश जी, 10-15 हजार। इंदौर में रेट है 45,000 रुपए का आज की तारीख में। आज की तारीख में 45,000 रुपए कालाबाजारी रेमडेसिविर की हो रही है। 899 का इंजेक्शन जरूरतमंद 43,000 तक ले रहे हैं। जो टोसी इंजेक्शन जो पूरे मध्य प्रदेश से गायब है, वो 1.5 लाख रुपए तक लोग खरीदने को तैयार है अपनी जान बचाने के लिए, कहीं नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप ये जो आपकी चर्चा है मुद्दों से भटक रही, इस सब के पीछे कौन है? आप इसके ऊपर भी बात करिए कि क्या स्थिति है। अच्छा, एक करूंगा साल से पहले नरेंद्र जी। सरकार है। नरेंद्र जी, एक बात बताइए। एक साल- एक सवाल नरेंद्र जी। जी। अभी बड़ी तारीफ जी। कर रहे थे, बड़ा वीडियो जारी करा माननीय उमेश शर्मा जी ने, जो राधा स्वामी सत्संग डेरे पे जो व्यवस्था की गई है, जहां बताया जा रहा है कि कोविड सेंटर बनाया गया है, वो होना चाहिए। अच्छी पहल है, बहुत अच्छा प्रयास है।
पर मुझे लगता है कि जो राधा स्वामी सत्संग डेरा है वो अपने आप में एक पवित्र जगह है, वहाँ जो भी जाएगा वो जरूर ठीक होगा, आध्यात्मिक शक्ति भी है, वो स्थान ही ऐसा है। पर सवाल ये, मेरी आपत्ति यहाँ पे ये है कि जो नेता राजनीति कर रहे हैं ना, जाके फोटो खिंचा रहे हैं, बार बार दौरा कर रहे हैं, एक बार मोघे जी चले जाते हैं, बार बार सांसद जी, चले जी, जाते जी। हैं, मंत्री जी 6-6 बार चले रोज जाते फोटो हैं। स्टेशन हो रहा है, जी, तो रोज हाँ, फोटो उससे स्टेशन हो रहा है, उससे रोज। ऐसा लग रहा है कि वो एक पिकनिक स्पॉट हो गया है। राधा स्वामी जो डेरा है, जिसे कोविड सेंटर का नाम दिया जा रहा है, वो एक पिकनिक स्पॉट हो गया नेताओं के लिए। कभी कोई नेता जाते हैं, कभी कोई नेता जाते हैं। देखिए, तो ऐसे समय पे नेताओं को बचना चाहिए, जनता में संदेश जाना चाहिए कि जिसको इलाज नहीं मिल पा रहा है उस कोविड सेंटर में जाएं, वहां रजिस्ट्रेशन कराएं, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। पर नेता मंत्री क्या कर रहे हैं, और आपकी कांग्रेस भी कम नहीं है उसमें। आपके कांग्रेसियों ने तो अति कर दी, वहां खाना खाने बैठ गए, टेस्ट कर रहे थे कि खाना अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो आप दोनों पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि कम से कम ये नाटक नोटंकी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये समय नाटक नोटंकी करने का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अगर वहां पे कोई व्यवस्था हो रही है तो उसमें सहयोग करिए। बार बार जा करके मीडिया में छपवाना, बताना कि हम गए थे, हमने खाना टेस्ट करा, हमने दौरा करा, इससे कम से कम आप लोग दूरी बनाइए। नरेंद्र जी। निश्चित तौर पर हरीश जी आपकी बात ठीक है। नेताओं को जिस प्रकार से नेताओं ने ऑक्सीजन का सिलेंडर रोका, इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो कोविड केयर सेंटर है, इसका दौरा करना भी, शाम को भी सांसद मंत्री सब जा रहे हैं, ये दौरे से भी बचना चाहिए। व्यवस्था देखने जा रहे हैं, आज अपन फोटो खिंचाने जा रहे हैं, आज ये देखने जा रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। पूरे शहर को पता है कोविड सेंटर बन रहा है राधा स्वामी में, और ये किसी पार्टी का नहीं है। हमारे कांग्रेस के विधायकों ने भी सहयोग दिया है, राशि दी है, जीतू पटवारी से लेकर सबने, सबके सहयोग से बन रहा है। कई दानदाता रोज राशि दे रहे हैं। तो ये नाटक नोटंकी से बचना चाहिए। अभी आप देखना, थोड़े दिन बाद भाजपा नेताओं की चिट्ठी चलेगी वहां एडमिशन के लिए, कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने के लिए। रमेश मेंदोला, महेंद्र आडिया, आकाश विवर्गी, इनकी चिट्ठियां चलेगी तुलसी सिलावट। अभी ये पूरी तरह नोटंकी करेंगे, अभी इसका उद्घाटन होगा, अभी पूरी नाटक नोटंकी करेंगे ये कि हमने शहर को ये दिया। अरे आप आग लगी तो कुआं खोद रहे हो, कई लोग मर गए जब आप कुआं खोद रहे हो। जिस रेमडेसिविर के उत्पादन की आप 14 दिन की प्रक्रिया बता रहे हैं उमेश शर्मा जी, 3 महीने पहले WHO ने चेतावनी दे दी थी दूसरी लहर की। क्या मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लग पाया? क्या रेमडेसिविर का आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? आपने ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं की? बेड क्यों नहीं बनाए? ये कोविड केयर सेंटर आप बना रहे हैं, इसके पहले कितनी मौत हो चुकी है इंदौर के अंदर? आंकड़े उठा के देख लें, उसका जवाबदार कौन? अच्छा आज नरेंद्र आप जी, जितनी मौत है उसके जवाबदार आप लोग हैं, आपकी सरकार है। चलिए इतने लोग नरेंद्र जी, मरने के बाद आप जाग रहे हैं, नरेंद्र जी, और मान गया बेशर्मी मैं। कर रहे हैं कि नरेंद्र हम जी, कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। अरे आपने कई लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, लोगों की जानें लीन ली आपने। आपके ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, इलाज के अभाव में लोग रोज मर रहे हैं, और कोविड केयर सेंटर की पब्लिसिटी कर रहे हैं। अरे आग लग गई तो कुआं खोद रहे हैं, ये सब चलिए मान लिया नरेंद्र जी, चलो नरेंद्र जी मान लिया। नरेंद्र जी ये कुछ नहीं कर रहे, नरेंद्र जी उपलब्ध करा देते नरेंद्र तो जी, जाने बच जाती। चलिए नरेंद्र जी ये कुछ भी नहीं कर रहे। मेरा सीधा सवाल है, उमेश शर्मा से बाद में पूछ लूंगा, मैं पहले आपसे पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी पूरे देश के इतने बड़े नेता हैं, और उनके तो संबंध मैंने सुना है कि देश विदेश पूरे विश्व में उनके संबंध हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो रेमडेसिविर नहीं ला पा रहे हैं, वो ऑक्सीजन के टैंकर नहीं ला पा रहे हैं, उनकी पर्सनल कैपेसिटी नहीं है। अगर कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव बंगाल में बैठ के 30 टन अगर ऑक्सीजन का टैंकर भिजवा सकते हैं, वो चिंता कर सकते हैं, तो कमलनाथ जी क्यों नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए? कितनी ऑक्सीजन कमलनाथ जी लेके आए बताइए, उनके संबंध है। रेमडेसिविर क्यों नहीं अरेंज कर पाने कमलनाथ जी, बताइए ना। बहुत अच्छा सवाल किया हरीश जी आपने। कई लोगों को जानकारी नहीं होगी, आपके चैनल के माध्यम से दे दूं। शिवराज जी का फोन गया था कमलनाथ जी को रेमडेसिविर के लिए। 3 उत्पादन कंपनियों से मालिक जो कमलनाथ जी के परिचित थे, उन्होंने बात करी और उन्होंने मध्य प्रदेश में आपूर्ति बढ़ाने का कहा। उसके बाद आपूर्ति बढ़ी, लेकिन उन उत्पादन कंपनियों ने कितना बड़ा खुलासा किया आपको बता दूं, जो कमलनाथ जी ने बताया खुद मुझे, कि उन उत्पादन कंपनियों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पहले से उनको कोई ऑर्डर ही नहीं था। अब जब आग लग गई है, जब रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो गई, तब 2 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर दिया है। इसके कारण ऑर्डर लेट है। यदि ये पहले ऑर्डर दे देते तो ये तकलीफ ही नहीं आती। ये खुद कमलनाथ जी को रेमडेसिविर कंपनियों ने बताया। ऑक्सीजन की बात करें, आपको बता दूं 25 टन एक बार लाए हैं, 15-15 टन परसों लाए ऑक्सीजन, और लगातार ऑक्सीजन को लेके भी देश के उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, अरे कैलाश विजयवर्गीय नहीं, ये भाई और मामा की लड़ाई चल रही है। जामनगर ऑक्सीजन मंजूर होती है, मामा जागते पहले, उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आ जाता है कि मैंने जामनगर से करा दी, और शाम को शिवराज जी बताते हैं कि जामनगर से ऑक्सीजन आ रही है। रेमडेसिविर की उपलब्धता उपलब्ध होने वाली रहती है। शिवराज जी के पहले कैलाश जी का ट्वीट आया था, मैंने उसके उपाध्यक्ष से बात कर ली, हसीजा से। उनने कहा कि हम कलेक्टर को इतने सौंप देंगे, जबकि उसी दिन में ही
सुबह के अखबार में छप जाता है कि बड़ा उत्पादन हो चुका है और बड़ा लॉट इंदौर में आने वाला है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय तो सिर्फ श्रेय और ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं। इंदौर की चिंता है तो बंगाल छोड़ के आ जाओ भाई। आप बंगाल क्यों पड़े हुए हो, क्यों संक्रमण बढ़ा रहे हो, क्यों रैलियां कर रहे हो? कल भी उन्होंने बड़ा बेशर्मी वाला बयान दिया है कि राहुल गांधी रैली बंद करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो करेंगे। अरे इंदौर की चिंता ट्वीट से नहीं होती है, इंदौर की चिंता बंगाल में नहीं होती है। आप आए, आपके पास तो करोड़ों रुपए, आपके बारे में कहा जाता है कि संजय शुक्ला जैसे 100 को खरीद लें, आप इतना पैसा है तो आप लुटा दीजिए, आप भी ब्लैंक चेक लेके चले जाइए। आप बताएं कितने रेमडेसिविर कैलाश विजयवर्गीय के वहां से बट रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितना इलाज करा रहे हैं लोगों का। और संजय शुक्ला ने यदि अपना 200 बेड का हॉस्टल दिया तो कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने किसी ने अपना हॉस्टल या अपना संस्थान दिया? क्या नाम बता दें किसने करी है पहल? मालिनी गौड़ भी उनके बाद जागी अपना हॉस्टल देने को। तो आप बातें कर रहे हैं, ट्वीट से कुछ नहीं होगा। यदि आप इंदौर शहर को आग लगा देने की बात तो करते हैं, इंदौर शहर की भलाई की चिंता, तो इंदौर आ जाओ जरा और इंदौर के लोगों की सड़कों पर उतर के चिंता कर लो। 2 मई के बाद आपको इंदौर याद आएगा, बंगाल चुनाव के बाद। अभी तो आप ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं और वो भी भाई और मामा की लड़ाई चल रही, श्रेय की निपटाने का खेल चल रहा है। मामा को बाद में पता चलता है, भाई पहले ही ट्वीट करके क्रेडिट ले लेते हैं। हरीश जी, ये जवाब कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो रहा है क्या? चलिए हरीश आप जी, बोलिए ना। बहुत ज्यादा चलो लंबा उमेश जवाब नहीं हो जी, गया। अरे उमेश जी आप तो पक्ष के लोग हैं, बोलिए ना, आप बोलिए। चलो आपको भी समझ देता हूँ, आप बता दीजिए। जितने आरोप नरेंद्र नहीं, सलूजा ने लगाए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो नरेंद्र भाई का प्रिय विषय है, क्योंकि वे सज्जन भाई के से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपका जीतू पटवारी है, जैसे आपका जीतू पटवारी है, जैसे सज्जन भाई का प्रेम है कैलाश जी, तो नरेंद्र जी जब भी कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम आता है तो क्या थोड़े से अतिशय भावुक हो जाते हैं। कोई श्रेय और पेय की लड़ाई नहीं है। और जैसे कमलनाथ जी ने नरेंद्र जी ने बताया कि कमलनाथ जी ने उनको बताया कि ये कारण है, ऐसे शिवराज जी ने मुझे भी बताया था। जैसे कमलनाथ जी ने उनको बताया नरेंद्र भाई को, ऐसे शिवराज जी ने मुझे बताया था कि आप जो है वो 14 दिन के इच्छुक की प्रक्रिया पूरी हो गई है और विपुल मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया। कंपनियों से अपने को रेमडेसिविर की जो आवक है वो प्रारंभ हो जाएगी। मुझे लगता है हरीश भैया, इस समय राजनीतिक श्रेय और प्रेय से दोनों दलों को बचना चाहिए। मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों दलों को बचना चाहिए। और आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि इवेंट की वृत्ति से तो सारे दलों को बाहर आना पड़ेगा, सारे जनप्रतिनिधियों को बाहर आना अच्छा पड़ेगा। उमेश जी आपसे निवेदन करूं क्या? उमेश जी आपने अच्छी बात बोली, उमेश जी आपने अच्छी बात बोली, उमेश जी आपने अच्छी बात, उमेश जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है, उमेश जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है, उमेश जी बहुत अच्छी बात बोली आप। अरे जी सुन तो लीजिए जी। ये जरूर हो सकता है कि जो जवाबदार मंत्री हैं, जो जिनको प्रभाव मिला है, वे जाए या सांसद जाए, तो हो सकता है कि आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए जाते हैं। पर मुझे लग रहा है कि अनावश्यक आवाजाही से किसी भी जगह पर बचना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने की स्वतंत्रता देना चाहिए। आप चाहे प्रभारी मंत्री जी हो या सांसद जी हो, तो मुझे लगता है कि इनका जाना संभवतः इसलिए आवश्यक होता है कि वहां पर जो काम चल रहा है, और चूंकि प्रभारी मंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है या सांसद के नाते उनकी जिम्मेदारी है, तो आवश्यक सुधार के लिए वो कुछ सुझाव दे सकते हैं, इस भावना से भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की भावना से जब वहां पर जाया जाता है तो वो आवश्यक भी है और उचित भी है। उसको हम लोग इवेंट नहीं कह सकते, उसको हम पिकनिक नहीं कह सकते, वो जरूरत है और उस जरूरत का हमको सम्मान करना चाहिए। मैं आपकी इस बात को पुनः दोहराता हूँ और सहमत भी हूँ कि इवेंट से बचना चाहिए, फोटो सेशन से बचना चाहिए। जिन लोगों का इस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को वहां चहलकदमी करने से बचना चाहिए। इस बात का मैं सम्मान। चलिए उमेश जी आपकी मैंने सुना है कि सबको मिलकर संकट में खड़े होना पड़ेगा। उमेश जी मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा। खैर मैंने सुना है कि आप तो मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं, जिनको जिम्मा दिया है कोरोना से लड़ने के लिए, इंदौर की जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है, उनके अनुमान हैं उमेश शर्मा। तो मेरा तो निवेदन है आपसे चैनल के माध्यम से, सुन तो लीजिए, चलिए सुन तो लीजिए। चलो पार्टी के एक पार्टी से, अरे सुन लीजिए उमेश जी गुस्सा जल्दी आता है आपको। उमेश जी मेरा निवेदन, उमेश जी उनको बड़ी गाइडेंस की जरूरत है, वो नए नए पार्टी में आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है आप कम से कम तुलसीराम सिलावट जी के इवेंट में सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अच्छा मैं प्रश्न आपसे करूंगी, अच्छा मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? अच्छा ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं तो आपको ही मानता हूं, आप सर्वज्ञानी है। मेरा निवेदन है कम से कम आप बाकी किसी को समझा पाए ना समझा पाए, पर तुलसीराम सिलावट जी को समझा दीजिए कि कम से इवेंट वो कम करें। अभी जनता मर रही है, देखिए अभी जनता में रोष है, रोज आपके आसपास वाले पड़ोसी इन दिनों
अभी जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, आपको समझना होगा कि आपके आसपास की सूचना आती है कि वो नहीं रहे, आपके आसपास सूचना आती है, आपके परिजन की सूचना आती है कि बड़ा संक्रमित हो गया है, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें बेड की ज़रूरत है, उन्हें रेमडेसिविर की ज़रूरत है, और मौतें लगातार हो रही है। ऐसे में जनता का रोष भी है। और अभी क्या देख रही है जनता, बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि फोटो खींच में हमको इतने की सहायता मिली, हमने दौरा करा। अरे आप इन सब से बच कर के ये चिंता करिए, उन अस्पतालों में जाइए जहां लगातार मौतें हो रही है। आप वहां पे कम से कम ये जहां पे जितने मशान कट्टे इंदौर में, आप देख तो लीजिए कि मशान कट्टों के हालात क्या हैं, कब्रिस्तान के हालात क्या हैं। ये वाकई चिंताजनक मामला है, पर कोई नेता सुनने को समझने को तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। सबको अपनी राजनीति करना चाहिए। आप लोग चैनल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, दोनों में से पार्टी के प्रमुख नेता हैं आप, कि हमको इस समय पे मदद करना चाहिए, राजनीति से परे हट करके मदद लोग करना चाहिए, पर मदद तो आप रियलिटी में नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। मैं दोनों से बोलता हूं कि आप लोगों के जिताए हुए विधायक, पार्टी के लोग, जो पार्टी ने, जनता ने चुना है उस विधायक को, वो मैं तो निवेदन कर रहा हूं जनता से कि वो आजमाने का समय है। अभी आप आजमाइए। आप कोई गलत नहीं मांग रहे अपने विधायक से। अगर ये कह रहे रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, बेड दिलवा दीजिए, तो मदद जान से बढ़कर क्या होता उमेश जी? जान रहेगी तब तो आदमी आगे कुछ कर पाएगा, जब जान ही नहीं रहेगी तो करेगा क्या? मैं ठीक हूँ, सहमत हूँ ना हरी जी, आपकी बात से कौन असहमत होता है। जिस सकारात्मकता से आप बात रख रहे हैं, ये सकारात्मकता मुझे लग रहा है कि सभी की आवश्यकता है इस समय। और वास्तव में स्थिति इस समय त्रासदायक है, स्थिति वास्तव में संकट की है। और इस संकट की घड़ी में हम लोगों को राजनीतिक मनोमालिन्य से बचना भी चाहिए। हम लोग पर्याप्त मात्रा में बच भी रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इस समय तो मनोबल गिराने वाले बयानों से भी बचना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मित्रों या भाजपा के मित्रों दोनों ही इस प्रकार के बयानों से बच रहे हैं। एकाध नेता जरूर इस शहर में ऐसे हैं कि जो निरंतर मनोबल गिराने वाले बयान जारी करते हैं, जिला प्रशासन के, शासन के, प्रशासन के। पर इस समय सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति समझ रहे हैं हरी जी, और हम सब लोग इस सकारात्मकता के साथ मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, कि निश्चित रूप से 2-4 दिन के अंदर इस शहर के अंदर सारी स्थिति सामान्य होगी और हमारी दिनचर्या वापस मुस्कुराएगी, और हमारा शहर जो अहिल्या माता के आशीर्वाद का शहर है, उसके आशीर्वाद से ये शहर वापस गतिशील होगा। मैं तो इसी सकारात्मक भाव को प्रकट कर सकता हूं। और जहां तक तुलसी सिलावट जी को मार्गदर्शन देने का प्रश्न है, मैं उनसे बहुत छोटा हूं हरीश जी। मेरा तो राजनीतिक आयु, जितनी उनकी राजनीतिक आयु है, इतनी तो मेरी आयु भी नहीं है। इसलिए मेरा तो ये क्षेत्राधिकार नहीं है। हम सब लोग अध्यक्ष की व्यवस्था में काम करते हैं, संगठन जैसा दिशा निर्देश दे रहा है वैसा काम कर रहे हैं। पर तुलसी सिलावट जी के लिए एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ हरीश जी, कि उसके जैसा विनयशील नेता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो बात विनम्र शैली के राजनेता है, बात विनयशीलता के साथ काम करते हैं, बात लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं। वो कतई भी इवेंट में विश्वास नहीं करते हैं। और आप मान के चलिएगा कि यदा कदा अरे मैं रोज देख रहा हूँ उमेश जी, वो किस तरह का इवेंट कर रहे हैं और क्या, सुन लीजिए उमेश जी, सच बड़ा कड़वा होता है। वो किस तरह की बैठकें कर रहे हैं और किस तरह का इवेंट कर रहे हैं। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं आप जैसे बात नहीं, पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूं किसी पार्टी से, पर मैं तो खुद ग्राउंड पे देख रहा हूं। चलिए छोड़िए, आप मानेंगे नहीं क्योंकि मंत्री है, आगे फ्यूचर्स इंडिया का है, आपकी मजबूरी है, आपको पद चाहिए, टिकट चाहिए, तो आपकी मजबूरी है। तुलसीराम सिलावट मेरी नहीं है। चलिए मेरा सवाल, चलिए नहीं, मैं तो मानवता रही नहीं नेताओं में, बड़े दुर्भाग्य की बात है। नरेंद्र जी, लगातार कांग्रेस हमला कर रही है शिवराज पे, शिवराज सरकार पे, पर मेरा सीधा सवाल है, आप एक इंसान हैं, आप सब करिए पर इंसानियत को मत भूलिए। ये समय है, ये समय वो नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। ये समय है कि जो आपका परिचित है वो किसी पार्टी का, वो है तो एक आम इंसान, उसको मदद कैसे हो, उसकी मदद कैसी करी जा सकती है। सिर्फ भाजपा ये नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, हम ये करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। इन सबसे उठ के एक इंसानियत होती है। समस्या ये हो गई कि आप नेताओं की दिक्कत ये हो गई कि आप में इतना कूट कूट के अपनी पार्टी के प्रति इतना भर चुका है कि आपको इंसानियत भी नहीं दिख रही है कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी कुछ कर ही नहीं रहा है। पर मेरा आपसे निवेदन है, आप इससे बाहर आइए, आप एक इंसान है, इंसानियत को जिंदा रहने दीजिए। नरेंद्र जी, मनीष जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंसानियत जिंदा, और इंसानियत और परोपकार और जो मानवता के काम है उसको बताया नहीं जाता। हम सुबह से शाम तक, बिस्तर से उठने से सोने तक, लोगों को अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराना,
उनके लिए पर्याप्त दवाई या जो व्यवस्था हो सकती है उसकी व्यवस्था करना। आज भी सुबह कुछ साथियों के फोन आए कि फेबी फ्लू नहीं मिल रही तो उसकी व्यवस्था कराना। दिन रात सुबह से शाम यही काम कर रहे हैं। कई परिचित और कई शहर के लोग इसके गवाह हैं कि कितनी मदद करी, किसी की भोपाल में भी मदद करी होगी तो उज्जैन में भी करी होगी तो अन्य जिलों में भी करी होगी। जहां से फोन आते हैं, कहीं बाहर से टोसी इंजेक्शन दिल्ली से भी किसी को बुलवा के दिया होगा, तो जो मदद कर सकते हैं पूरी कर रहे हैं और इस काम को गिनाया भी जाना नहीं चाहिए। चाहे ऑक्सीजन की मशीनें वो भी निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो जो काम है वो तो प्रतिदिन कर रहे हैं। उसके गवाह हमारे आसपास के लोग, जो हमारे से मिलने वाले जनता है या जो हमें अनजाने कॉल आते हैं, वो खुद जानते हैं कि हम किस प्रकार की मदद कर रहे हैं और उनको प्रमाण भी मालूम है और हमको ये बताना भी नहीं। जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष का दायित्व होता है सरकार को जगाना। यदि सरकार ने 1 वर्ष के अंदर कोई व्यवस्था नहीं करी ऑक्सीजन की तो हमारा काम है उसको बताना। फिर आप उसी में आ गए, फिर नरेंद्र जी फिर उसी फॉर्म में आ गए। देखिए फिर आरोप प्रत्यारोप पे आपके पास ये प्लान नहीं है कि कांग्रेस क्या करेगी, पर आपके पास ये बहुत बड़ा मसाला है कि सरकार ने 1 साल में क्या करा। अरे आप कांग्रेस से चिंता कर लीजिए, कांग्रेस क्या करेगी, कैसे लोगों की जान बचाएगी। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं तो आप फिर शिवराज और सरकार पे आ गए। अरे आप अपना प्लान दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं नहीं कर रही है ना सरकार, हमको दिख रहा है, आप कर लीजिए, आपकी पार्टी कर ले। पर मेरा कहना है कि लोगों को बचाइए, लोगों को मदद की जरूरत है। आप ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें। ये गलत होगा जनता के साथ। हरीश जी जवाब दे दूं? हाँ हरीश जी, मैं आपको सूची दे दूंगा तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे। जितने कांग्रेस के विधायक है मध्य प्रदेश में, 10 लाख से लेके 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रोज दे रहे हैं प्रतिदिन। भाजपा नेताओं की सूची हो तो उमेश शर्मा बता दें, मैं तो सूची दे दूंगा। रोज हम जारी करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए हम दे रहे हैं सरकार इस मदद में, कोरोना की रोकथाम के लिए। अपनी विधायक निधि से दे रहे हैं, तो भाजपा नेता क्यों नहीं दे रहे? हमारे विधायकों ने भी दिया, जेब से किसने दिया? एक विशाल पटेल के 50 लाख का उदाहरण छोड़ दीजिए, वो भी भविष्य में जब कोविड केयर सेंटर बनेगा तब आखिरी में दिया जाएगा। विधायक को नीति से देने का आप अभी आप राजनीति नहीं कर, फिर आप राजनीति में करने पर उतारू हो गए। ऐसा नहीं कर रहे। किसने दिया? आपके किसी विधायक ने दिया? आंकड़े उठा के बता दें। मालिनी गौर ने दिया, महेंद्र ने दिया, इंदौर के सारे विधायकों ने दिया। धन्यवाद। चलिए, संजय शुक्ला को नींद में सोए, कुंभकर्णी नींद में सोए भाजपा नेताओं को जगा दिया। संजय शुक्ला ने दरवाजे में राशन मांगने गई औरतों को उठा बैठक लगवाई थी पिछले कोविड काल में, महिला पुलिस खड़ी करवा के। तब महापौर का चुनाव नहीं था, कई संजय शुक्ला ने महिलाओं को उठक बैठक लगवाई है उनके घर के सामने। क्यों? क्योंकि राशन मांगने गई थी। तब मानवता नहीं थी, तब इंसानियत नहीं थी। आज महापौर का चुनाव है तो नौटंकी। मैं जारी कर चुका वीडियो और आपका भी तो फिर डाल दूंगा। इन्हीं संजय शुक्ला जी ने चलिए आखिरी बात, महिलाओं की आखिरी बात उमेश जी, चलो और दिखाने चलिए उमेश जी आखिरी बात करेंगे आपसे। चलिए संजय शुक्ला का काम शहर में बोल रहा है। उमेश शर्मा जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं सर्टिफिकेट की। संजय शुक्ला को चलिए नरेंद्र जी, अब मैं सवाल ले लूं, अगर नरेंद्र जी आप बोले तो सवाल ले लूं प्लीज। तुम्हें संजय शुक्ला के आगे बोलने साबित हुए आपके राजनीति करना नहीं चाहता था, पूरी डिबेट में बैठ रहा था, और बार बार हमारे विधायक ने ये कहा, हमारे सांसद ने ये कहा। चलिए अब आखिरी, अच्छा अगर आप उमेश जी, अच्छा उमेश जी आप इतना गुस्सा क्यों? आप इतना नरेंद्र जी, हाँ अच्छा चलिए अब आखिरी बात, चलिए अच्छा सुन तो लीजिए, आखिरी बात आपसे करूंगा उमेश जी। नहीं नरेंद्र जी बढ़िए मत। क्या किया? नहीं उमेश शर्मा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। अच्छा नहीं है ना, अच्छा मैं प्रश्न लूंगी नहीं। और गली में पूछ लो संजय शुक्ला के काम, जनता से पूछ लो, सारे दुबड़े में। अरे मान लिया, चलिए बाद में प्रश्न ले लूं। काम बता दीजिए। अरे की नौटंकी, 200 बेड के हॉस्टल की नौटंकी और नर्सों को तनख्वाह दूंगा इस बात की नौटंकी। चलिए उमेश जी, इस बात की नौटंकी, जहर राकेश की तरह रोना इस बात की नौटंकी। चलिए उमेश जी काम बता दो पॉजिटिव।
बेड का अस्पताल शुरू कर दिया क्या? चलो उमेश जी आखिरी बात, उमेश जी आखिरी, नरेंद्र जी फिर बहस, आप गलत बहस कर रहे हैं। चलो नरेंद्र जी मैं सवाल लूं कि नहीं लूं? नरेंद्र जी चलिए उमेश जी आखिरी बात आपसे भी कर लेता हूं मैं, जैसे आखिरी प्रश्न नरेंद्र जी से कर आपसे कर लेता हूं। इस दलगत राजनीति से आप लोग कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? जनता देख रही है आप लोगों को, इस समय जनता परेशान है। आदमी की उसको यही नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। कोरोना से एक आम आदमी डरा हुआ है, ऐसे में उसको एक उम्मीद और एक आस है नेताओं से, और नेता भी आरोप प्रत्यारोप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं तो मानवता की बात कर रहा हूँ, आप एक इंसान हैं, आप भी रोज लोगों को देखते होंगे, लोग परेशान होते होंगे, तो आपका भी कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता होगा उमेश जी, है ना? क्योंकि आप भी एक इंसान है ना? आप में भी इंसानियत है। मैं इंसानियत के नाते आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस समय चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐसे समय में, ऐसे बुरे समय में उसको मदद नहीं करना चाहिए? जो बन पड़े, जितनी मदद हो सके मानवता के नाते, क्या उस व्यक्ति को मदद नहीं की जा सकती या नहीं करना चाहिए? उमेश जी सीधा सवाल है आपसे, और नरेंद्र जी सुनेंगे आप जी। की जाना चाहिए हरी जी, और सभी लोग कर रहे हैं। चाहे उमेश शर्मा हो, उमेश शर्मा भी कर रहा है अपने स्तर पर, नरेंद्र सलूजा जी है, नरेंद्र सलूजा भी कर रहे हैं। कोई भी राजनेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों या कांग्रेस पार्टी के मित्रों, सभी के पास सुबह से लेकर हरीश जी फोन आना शुरू हो जाते हैं, और केवल इंदौर के नहीं होते हैं। जैसे नरेंद्र जी ने बताया था, मेरे पास भी वही स्थिति होती है, नरेंद्र जी के पास भी वही स्थिति है, भाजपा के विधायकों के पास भी वही होता है, कांग्रेस के मित्रों के पास भी वही होता है। सारे लोग काम कर रहे हैं, हर काम का ब्यौरा जारी नहीं करा जा सकता है। अगर हर काम का ढोल पीटने लगेंगे कि हमने ये करा, तो मुझे लग रहा है कि हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए नरेंद्र जी भी बहुत सारे लोगों का सहयोग कर रहे होंगे, मैं भी बहुत सारे लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। ना मेरी नैतिकता इस बात को गवारा करती कि मैं सूची जारी करूं, ना नरेंद्र जी इस प्रकार की कोई सूची जारी कर रहे। पर इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र जी या उमेश जी या कोई विधायक जी या फलाने जी, सब लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। मीडिया के बंदोबस्त कर रहे हैं, मेडिकल फोर्सेस कर रही है, पैरा मेडिकल फोर्सेस कर रही है, नगर निगम कर रही है, पुलिस कर रही है। जो जहां पे है, लान पे है, इस समय पूरा शहर इंदौर के लिए काम पर है। तो जिससे जो बन पड़ रहा है कर रहे हरी जी। कुछ लोग हैं जो उजागर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हरी जी जो उजागर नहीं कर रहे, पर इंदौर मानवता की मिसाल स्थापित करने वाला शहर है, और इस समय भी मंथर गति से ही सही पर मानवता की सेवा की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ एक आम आदमी जो कि परेशान है, उसको आस है शायद उसका नेता उसको मदद करेगा। आप आम आदमी को मदद जरूर करिए, अपने जिम्मेदारियों से हटिए मत, अपने आप को उससे छुड़ाइए मत, आरोप प्रत्यारोप से अलग हट करके अपने आप में मानवता लाइए और लोगों को मदद करिए। ये जीवन, ये जो समय है ना, ये जीवन भर आदमी याद रखेगा। जो आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, आपका दुश्मन भी होगा, अगर इस समय उसको मदद हो जाएगी, वो ये याद रखेगा कि बुरे दौर में उसकी मदद हुई, उसकी जान आपने बचाई। आप दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़।